हेलो दोस्तों। तो आज फिर हमारा पार्ट सी जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो 66 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट दो वीडियोस में हमने 66 क्वेश्चन कवर किए थे और क्वेश्चन नंबर 67 से जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल जो है हमारे पास 96 क्वेश्चन है, जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि 96 जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिसमें से हम 66 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में हमें देखना है। क्या लिखा हुआ है कि ब्लैंक स्टेज ऑफ मलेरिया इज पैरासाइट इन्फेक्ट ह्यूमन। मलेरिया पैरासाइट की कौन से स्टेज ह्यूमन को इफेक्ट करती है? तो हमें पता है कि जो स्पोरोसाइट स्टेज होती है वो ह्यूमन को इफेक्ट करने का काम करती है। तो ये पता होना चाहिए भाई, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जो है वो, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि फीमेल एनाफिलस किसी व्यक्ति को काटती है तो उसे गिफ्ट में क्या दे रहे हैं सर? गिफ्ट में स्पोरोजाइट दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पोरोजाइट स्टेज जो है वो ह्यूमन में इन्फेक्टियस स्टेज जो है वो हो जाती है। इसके बाद मलेरिया पैरासाइट फर्स्ट अफेक्ट, सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? तो सर हमने देखा है कि मलेरिया पैरासाइट जो है सबसे पहले लीवर की सेल के पास जाता है और प्री एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी करता है। मतलब मलेरिया आरबीसी को इफेक्ट करने से पहले लीवर सेल को इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले लीवर सेल को इफेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद जो है वो आरबीसी के अंदर एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी बाद में करता है, पहले लीवर के को इफेक्ट करेगा। दूसरा केस, ब्लैंक डिसीज इज अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्फ। भाई कौन सी डिसीज है जो लोअर लिम्फ की लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करती है? तो यहां पर आंसर आ जाएगा एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस जो होता है जिसको हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनको अफेक्ट करने का काम करता है। तो एलिफेंटियासिस हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये नॉर्मली क्या होते हैं? ये नॉर्मली रिंग वॉर्म होते हैं। ठीक है, जो डर्मेटोफाइट्स फंजाई होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्किन के ऊपर स्किन इन्फेक्शन होते हैं जैसे, उनको करवाने का काम करती है। ये लिखा हुआ है कि ये स्किन इन्फेक्शन फॉर्म करने का काम करती है, जो रिंग वॉर्म जो होती है वो। ठीक है, जो दाद वगैरह जो होती है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास कौन? रिंग वॉर्म। ठीक है, अगला क्या है, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर स्प्रेड बाय। डेंगू और चिकनगुनिया जो है उसको स्प्रेड कौन करता है? तो एडीज मस्कीटो करता है। भाई प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करने वाला था फीमेल एनाफिलस, वहीं अगर हम बात करें डेंगू और चिकनगुनिया की तो एडीज मस्कीटो जो है वो स्प्रेड कर रहा है डेंगू चिकनगुनिया को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर दिखा हुआ है इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी इम्यूनिटी होगी? तो यहां पर इम्यूनिटी होगी इनेट और एडाप्टिव। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी हो सकती है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन उस तरीके का क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है। हमारे पास ऑप्शन में रहेगा तो हमको इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है बताना। अब इनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? देखो, ऐसी इम्यूनिटी जो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब बर्थ से है, उसको हम क्या कह रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी क्या हुआ, एडाप्टिव या जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये क्या हो रही है? डेवलप आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी की व्यक्ति की बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जब जाता है और उस एंटीजन के अगेंस्ट जब उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी उसे ही हम कहेंगे। अब बात आती है ब्लैंक इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। बर्थ से प्रेजेंट होती है सर इनेट इम्यूनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी स्किन है, स्किन भी इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल। भाई कहीं पे अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो क्या होता है? वहां से इंफेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाते हैं। मतलब कि क्या हो रहा है? एक फिजिकल बैरियर है स्किन। तो ये क्या है? बर्थ से हमारे पास है कि अगर स्किन नहीं होगी तो हमारे अंदर इंफेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है? इनेट इम्यूनिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, बर्थ से जो हमारे पास है, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स जो सिक्रीट कर रही है, ये सब जो है इनेट इम्यूनिटी के एग्जांपल हो जाते हैं। ब्लैंक इज पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। भाई कौन सी इम्यूनिटी जो है पैथोजन स्पेसिफिक होगी? तो एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। भाई हम यहां कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि स्किन एक बैरियर है, तो जरूरी नहीं है कि स्किन कोई पर्टिकुलर पैथोजन को रोके, सारे पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से रोकेगी। बॉडी के अंदर अगर हम देखें, ट्रेकिया इसोफेगस के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स है ये कुछ म्यूकस सिक्रीट करती है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? जिससे बहुत सारे पैथोजन को हम रोक पा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को ही रोकेगी, ये सभी प्रकार के पैथोजन को रोकने का काम करती है। स्किन सभी प्रकार के पैथोजन के इन्फेक्शन को रोकेगी, लेकिन जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट होती है। मतलब आपको किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो पर्टिकुलर उसी वायरस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी में मेमोरी सेल बनेगी
और आपकी बॉडी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो उसके अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारी बॉडी में डेवलप होगी, जिस प्रकार का पैथोजन का इन्फेक्शन हमको हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक इम्यूनिटी वर्क ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। भाई ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे कौन सी इम्यूनिटी जो है काम करती है? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें क्या कौन काम कर रहा है? टी सेल काम कर रही है। वर्किंग ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन कॉजिंग रिजेक्शन फॉर फॉरेन टिश्यू। और ये क्या करती है? ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या कर रही है कि रिजेक्शन का कॉज कर रही है। मतलब फॉरेन ऑर्गन को किसी व्यक्ति की बॉडी में लगाते हैं तो वहां पर ये इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि वो उसके लिए उसका ऑर्गन नहीं है, वो कोई फॉरेन ऑर्गन है। इसलिए तो यहाँ पर हमें कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स की जरूरत होती है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जो क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन हमें कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स की भी जरूरत पड़ती है। अगला क्या केस है कि व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन इज कॉल्ड। अगर आप जो है रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आप अगर पहले से अगर दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? आपने एंटीबॉडी रेडीमेड मेडिसिन के थ्रू आपने उठा के एंटीबॉडी अगर किसी की बॉडी में डाल दी, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर क्या वैक्सीन पैसिव इम्यूनिटी में आएगा? नहीं, वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, क्योंकि हम वैक्सीन के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं दे रहे हैं। वैक्सीन के अंदर हम डेड या अलाइव जो वीक किया हुआ पैथोजन है उसी को डाल रहे हैं। पैथोजन का एनकाउंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। एनकाउंटर होने के बाद हमारी बॉडी फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आएगा। तो वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। जबकि हाँ, अगर आप पर्टिकुलर कोई एंटीबॉडी बाहर से लेते हैं, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। When a host is exposed to against antigen, antibody are produced in the host is called। भाई एक होस्ट जब एक्सपोज होता है एंटीजन से, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे भाई? एक्टिव इम्यूनिटी कहना चाहिए इसको। भाई मेरी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाएगी, तो मेरी बॉडी ने खुद जब बनाया है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हम बाहर से कहीं से इम्यूनिटी लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन होता है कि द येलोइस्ट फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। मदर के लैक्टेशन पीरियड के इनिशियल डे में, मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो होता है कि लैक्टेशन के कुछ दिनों में एक येलोइश जो मिल्क सिक्रेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और कोलोस्ट्रम जो है वो एंटीबॉडी में रिच होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं? अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं? न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उनको कोलोस्ट्रम जो है वो फीड करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोलोस्ट्रम फीड करवाने से यहाँ पर इनको अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक मिल्क कंटेन गुड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। भाई कौन से मिल्क के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी है? तो बिल्कुल सर, एंटीबॉडी जो है हमारे पास कोलोस्ट्रम मिल्क के अंदर है। वही फ्यू इनिशियल जो डेज होंगे आफ्टर बर्थ, जो मदर ब्रेस्ट मिल्क रहेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कोलोस्ट्रम कहेंगे। और इसके अंदर IgA जो होता है, एंटीबॉडी IgA, ये भी ध्यान रखना है, ये अच्छी मात्रा में होता है। कुछ प्रोटीन भी होते हैं, कुछ अदर इम्यून फैक्टर्स भी यहाँ पर होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंटीबॉडी IgA जो है वो कोलोस्ट्रम में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक इम्यूनिटी। वैक्सीन किस टाइप का इम्यूनिटी है? भाई वैक्सीन क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। मैं बता चुका हूं कि वैक्सीन कैसे एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीन का मतलब होता है कि हम कोई पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर एनकाउंटर करवा रहे हैं। जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना चालू कर देती है। अगला क्या है? द एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन इज कॉल्ड। एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारी बॉडी कुछ जरूरत से ज्यादा किसी चीज के लिए जो है रिस्पॉन्स दे रही है। एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स कह रहे हैं हम इसको। मतलब कहने का कि हमारी बॉडी ने जितना रिस्पॉन्स देना चाहिए, मतलब कोई डस्ट पार्टिकल गया, आपको छींक आना चाहिए, एक छींक आना चाहिए, ठीक है। अगर 15-20 छींक आ जा रही है तो एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स हो गई। भाई जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स हो जाते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एलर्जी कहेंगे। और जो एलर्जी कॉजिंग एंटीजेंस होते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, एलर्जी कॉजिंग एंटीजेंस जो होते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ब्लैंक एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के टाइम पे हमारी बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है? तो IgE रिलीज होता है।
ये ध्यान रखना है। IgE जो है ए से एलर्जी ध्यान रखना है, और ई से कुछ ऐसे ही कुछ शॉर्ट फॉर्म में बना के याद रख लेना कि ई से एलर्जी, ऐसा कुछ क्या करके आपको याद रख लेना है। तो एलर्जी में हाई अमाउंट में कौन सा रिलीज हो रहा है भाई, IgE, ठीक है। इसके बाद अच्छा, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन ये लिखा हुआ है, हिस्टामिन जो होते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन जो होते हैं एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होते हैं। तो हिस्टामिन के बारे में हमको ध्यान रखना है। एलर्जी कॉजिंग केमिकल क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है भाई, हिस्टामिन जो है मेनली एलर्जी कॉजिंग होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ये देखो, ये क्या करते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन इज अ प्राइमरी केमिकल रिलीज्ड बाय मास्ट सेल, मास्ट सेल से रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, कॉजिंग ईचिंग, इससे ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ऑल्सो इसके अंदर जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन हो जाता है, तो इनकी जो कहीं ना कहीं इनकी जो अंदर का जो पार्ट है, ल्यूमेन जो है, सॉरी, अंदर का जो ल्यूमेन है वो नेरो हो जाता है। नेरो होने की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होना, इस तरीके के सिम्टम्स जो है हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं एलर्जी के सिम्टम। अगली बात आती है कि व्हेन द बॉडी इज अटैक सेल्फ सेल, अगर बॉडी खुद की सेल को मारने लग जाती है तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी जो है, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो भी ऑटो इम्यून डिसीज का एग्जांपल है। उसके बाद रूमेटिक, देखो ऑटो इम्यून डिसीज के एग्जांपल कौन से ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि रूमेटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस और टाइप 1 डायबिटीज, ये सब क्या है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज के एग्जांपल है। तो रूमेटिक आर्थराइटिस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है। अगली बात आती है रूमेटिक आर्थराइटिस इज एन ब्लैंक डिसीज, तो ऑटो इम्यून डिसीज है, हमने पढ़ ही लिया है। अगला क्या है कि द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑकर्स आर कॉल्ड, ये क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं आपको पहले भी वीडियोस में। वो कह रहे हैं कि वो ऑर्गन जिसमें सबसे पहले ओरिजिन होता है और मैच्योरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, बीओटी, बीएनटी लिम्फोसाइट। अब आप कह रहे हो कि सर ओरिजिन तो दोनों का कहां हो रहा है, तो हमारे बोन मेरो में हो रहा है, बोन मेरो में हो रहा है, ठीक है। तो बीओटी दोनों का ओरिजिन बोन मेरो में हो रहा है। अगर बात करें मैच्योरेशन की, तो बी लिम्फोसाइट का होता है बोन मेरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट का होता है थाइमस में। लेकिन मोटा मोटा देखें तो यहां पर हमारे लिए क्या आना चाहिए, लिम्फॉइड ऑर्गन आना चाहिए, और लिम्फॉइड ऑर्गन में दोनों आते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मेरो भी आता है और थाइमस भी आता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर आता है हमारे पास बोन मेरो, थाइमस, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूड बोन मेरो, थाइमस, ये जो दोनों है वो प्राइमरी है। इसके अलावा स्प्लीन और लिम्फ नोड जो है वो सेकेंडरी है। वेयर द लिम्फोसाइट ओरिजिनेट एंड मैच्योर, जहां पर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होते हैं और मैच्योर होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन बी और टी लिम्फोसाइट दोनों का जो है बोन मेरो में होता है, जबकि मैच्योरेशन जो होता है वो बी लिम्फोसाइट का बोन मेरो में है और टी लिम्फोसाइट का जो है वो थाइमस में होता है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ा है कि बोन मेरो और थाइमस, बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, ब्लैंक इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट, तो यहाँ पर स्प्लीन को कहा जाता है कि ये स्प्लीन जो होता है ये रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट होता है। मतलब जब इरिथ्रोसाइट अपना फंक्शंस, जब लार्ज अमाउंट में इरिथ्रोसाइट हमारी बॉडी में होती है तो उनको स्टोर कहाँ किया जाता है, तो उसे स्प्लीन के अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसको रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिसा का फुल फॉर्म पूछा है। एलिसा का क्या होगा भाई, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, कहाँ लिखा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोलॉजी ऐसे, कोई सा भी आंसर, हाँ ये सही है, बी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एलिसा का। मेनली किसमें किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, एड्स के जो डायग्नोसिस होता है उसके अंदर किया जाता है एलिसा का यूज। नाको का क्या फुल फॉर्म है भाई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहां लिखा हुआ है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया, बी जो है राइट आंसर हो जाता है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर सेल नंबर में एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कैंसर कहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सेल जरूरत से ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही है, अपनी कॉपी बना रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो है वो कैंसर हो सकता है। अगला केस है कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो कैंसर कॉजिंग जीन जो होते हैं उन्हें हम ऑन्कोजीन कहते हैं, और कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। अगर कोई फिजिकल केमिकल एजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। वो केमिकल हो सकते हैं,
वो रेडिएशन हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, अगर वायरस है तो उन्हें हम ऑन्को वायरस कहेंगे। इसके अलावा टोबैको वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कार्सिनोजन होते हैं। और अगर कोई जीन है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन्को जीन कहेंगे। अब बात आती है कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या कहेंगे, तो कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या कहेंगे, ऑन्को वायरस कहेंगे। ठीक है, ऑन्को वायरस या ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। अगला केस है ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या काम में आता है, तो जो अल्फा इंटरफेरॉन होता है वो काम में आता है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में, ये ध्यान रखना है। अल्फा इंटरफेरॉन क्या काम कर रहा है, जो ट्यूमर बन रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है ब्लैंक इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। भैया कौन सी ऐसी है जो वेरी इफेक्टिव सेडेटिव है और पेन किलर है, तो मॉर्फिन। और मॉर्फिन किससे निकाली जा रही है, तो ओपियम जो अफीम होता है, ठीक है, ओपियम अफीम का जो प्लांट होता है उससे निकाली जाती है क्या, हमारे पास मॉर्फिन। और मॉर्फिन को हम दो चीजों में यूज करते हैं, एक तो सेडेटिव मतलब नींद आने के लिए, और दूसरा पेन किलर। हमने देखा है कि बहुत सारी पेन किलर ऐसी है जो जिनको पेन किलर लेने के बाद एक तो पेन भी रिलीफ हो जाता है, दूसरा नींद भी आ जाती है। तो दोनों काम कर रही है, पेन किलर प्लस सेडेटिव का। ये मॉर्फिन, और ये आज से यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत पुराने जमाने से जो अफीम है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्या है कि एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर बाय, एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक के बारे में क्या ध्यान रखना, डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस फंजाई से निकाला, तो उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम से। क्या नाम है एंटीबायोटिक का, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला है, जो एक फंजाई है। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलियम और पेनिसिलिन, और किसने जो है डिस्कवरी की है, तो दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, तो आई थिंक यहां पर आकर हमारे जो है 96 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 96 क्वेश्चन थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के। इसको 3 पार्ट में हमने कवर किया। अब आने वाली वीडियो को 1 से 2 पार्ट में हम कवर कर लेंगे, जो चैप्टर्स की रहेगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।